नमस्कार भाइयों। आज हम लोग अपने संपूर्ण विश्व की रैंकिंग के बारे में देखने का प्रयत्न करेंगे कि भारत का वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2019 में क्या स्थान है। अभी हाल ही के बीईओ वाले परीक्षा में जो है ये पूछा गया था। एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी लोगों ने इसको गलत किया था। गलत करने का कारण ये था, मुझे जो लगता है, हमारे पास अधूरी जानकारी होती है। देखिए, यूपी पीसीएस या आईएएस में जो हम लोगों का रिजल्ट खराब आ रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण ये है, मैंने जो कुछ यूट्यूबर्स को देखा और मुझे जो समझ में आया कि हम लोग जो जानकारी रखते हैं वो अधूरी जानकारी रखते हैं। पहले तो ये एक बात है। दूसरी बात ये चीज़, हम चीज़ों को रटने का प्रयास करते हैं, उसको समझने का प्रयास नहीं करते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि हमारे पास इतने बहुआयामी प्रकार के जो नोट्स वगैरह हैं आ गए हैं, जिसमें अधूरी जानकारी है और वो हमको मिसगाइड कर रही है। सफलता की सिर्फ एक कुंजी है कि आप परिश्रम करने से पीछे मत हटिए, और दूसरी चीज ये है कि आप किसी चीज के बारे में गहनता से जानकारी लीजिए। ठीक है, तो हम बिना कुछ समय गवाए आज हम लोग अपने इंडेक्सेस को आगे बढ़ाएंगे और मेरा ये दावा है कि मैं आपको जितने भी इंडेक्सेस हैं उसको गहनता से अध्ययन करने का प्रयास करूंगा और उसको समझाने का प्रयास करूंगा। इसके साथ साथ मैं जितने भी स्टैटिक जीके हैं उसको इस पर कवर करने का प्रयास करूंगा। मैं काफ़ी कुछ चीज़ लेकर के चलना चाहता था, लेकिन मेरे पास समय का अभाव है। चूंकि मैं खुद स्वयं प्रिपरेशन कर रहा हूं, मेरे ऊपर काफ़ी दबाव है, जिस कारण मैं आप लोगों को इतनी भारी पैमाने पर कंटेंट देने में असमर्थ हूँ और अकेला हूँ भी। अकेले सारी चीज़ें बनाता हूँ और जो वीडियो बनाते होंगे उनको पता होगा कि कितना मेहनत इसमें लगता है। तो ठीक है, हम लोग शुरुआत करते हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट 2019, इसको जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। ये जिनेवा के स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। हम इसके बारे में अभी आगे देखेंगे और इस पर गहनता से चर्चा करेंगे और कौन कौन सी रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है इसको भी देखने का प्रयास करेंगे। ये देखिए लोगो है। ठीक है, अभी हाल ही में विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF इसको बोला जाता है इंग्लिश में शॉर्ट में, द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2019 में ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019 में भारत को 141 देशों की सूची में 68वां स्थान प्राप्त है। अर्थात 141 कंट्रीज जो है इसमें लिए गए हैं, जिसमें कि भारत का 68वां स्थान इसमें प्राप्त है। ठीक है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स मतलब जो कॉम्पिटिट कर रहा है ग्लोबली, उसमें इसके 4-5 आयाम हैं जो लिए जाते हैं। आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। वैश्विक संदर्भ इस पे क्या है? सिंगापुर ने संयुक्त राज्य अमेरिका को पिछाड़ते हुए विश्व के सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रतिस्थापित कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। 28वें स्थान पर चीन ब्रिक्स देशों की सर्वोच्चता को सिद्ध करते हुए अपना परचम लहराया। अमेरिका को दूसरा और हांगकांग को तीसरा, नीदरलैंड को चौथा और स्विट्जरलैंड को 5वां स्थान मिला है। तो स्विट्जरलैंड जो है ये 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये चीज आप जानते रहिएगा। अमेरिका को दूसरा स्थान और पहला सिंगापुर को। भारत को चौथा स्थान है, 141 देशों की सूची में भारत का 68वां स्थान है। ठीक है, एशिया प्रशांत क्षेत्र में कई प्रतिस्पर्धी देशों की उपस्थिति इस क्षेत्र को विश्व की सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी बनाती है। भारत का प्रदर्शन कैसा है? इस वर्ष भारत वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2019 में 10 स्थान नीचे खिसक गया, जो कि दुख की बातें हैं। जबकि वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2018 में भारत का 58वां स्थान था। 2 स्थान भारत जो है नीचे खिसका हुआ। इसका मतलब यह है कि भारत का जो अब एक वो है प्रदर्शन है वो अच्छा नहीं है। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत व्यापक आर्थिक स्थिरता और बाजार के आकार के मामले में उच्च स्थान रखता है। ठीक है, आर्थिक स्थिरता हो और बाजार की उपलब्धि हो, इसमें भारत उच्च स्थान पे है। बाजार के आकार और अक्षय ऊर्जा के विनिमय के लिए भारत को तीसरा स्थान दिया गया है। कारपोरेट गवर्नेंस के मामले में भारत को 15वां स्थान दिया गया है। ठीक है, जबकि शेयर होल्डर्स गवर्नेंस के मामले में इसका दूसरा स्थान है।
शेयर होल्डर्स के गवर्नेंस के मामले में दूसरा स्थान। अब इस चीज को समझना पड़ेगा, ठीक है। जब आप इकोनॉमी बेहतर तरीके से जानने का जानेंगे तो उसमें आपको इसको समझ में आएगा कि कॉर्पोरेट सेक्टर क्या होता है, गवर्नेंस कहाँ कहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस किस प्रकार से कैसा कार्य करता है, शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं। ये चीज आपको इकोनॉमी में बेहतर तरीके से समझाने का प्रयत्न करूंगा जो मुझे समय मिल जाएगा तो, ठीक है। इसके अलावा नवाचार के मामले में भारत की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में सबसे आगे है, जो कि भारत जो जितनी भी उभरती हुई अर्थव्यवस्था उसमें नवाचार इनोवेशन के मामले में भारत का सबसे ज्यादा स्थान है। भारत डिस्टर्बेंस कहाँ हुआ? भारत दो जगहों से डिस्टर्बेंस हुआ। योग्यता और प्रोत्साहन के मामले में भारत का 118वां स्थान है। देखिए योग्यता, देखिए भारत में योग्यता की कमी नहीं है, ये चीज आपको जानना बेशक आपको जानना होगा कि भारत में योग्यता की कतई कमी नहीं है। लेकिन भारत अपनी जीडीपी का जो 3% अपनी अर्थव्यवस्था का जो इन्वेस्ट करता है उसको इस बार जो है भारत ने नई शिक्षा नीति जब लागू किया और नई शिक्षा नीति अडॉप्ट करने वाला से प्रथम स्थान राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो नई शिक्षा नीति लागू करते समय जीडीपी में उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन जो है 6% कर दिया गया, ठीक है। तो 118वें स्थान पर यहाँ भारत जो है मार खाता है और कौशल उपलब्धता के मामले में 107वें स्थान पर है। नई शिक्षा नीति में इस मामले पर जोर दिया गया है कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में जो हमारी खराब दशा हुई है इन्हीं दो के कारण हुई है, इसलिए भारत सरकार ने जीडीपी को 3% से बढ़ाकर 6% कर दिया गया एजुकेशन के क्षेत्र में। और इसी नई शिक्षा नीति जब लागू हुई तो नई शिक्षा नीति लागू होने के दौरान उसमें कौशल डेवलपमेंट की एक और क्लासें जोड़ी गई। प्री लेवल एजुकेशन को वेस्टर्नाइजेशन के तौर पर किया गया कि बच्चे पहले 3+3+2+1 करके नियम किया गया। जब बच्चे जाएंगे तो पहले 3 साल वहाँ पे जाएंगे, खेलेंगे कूदेंगे, अपनी दिमाग की स्थिति को देखिए। ये चीज़ जरूरी भी है कि हमारा दिमाग किस तरफ जाना जा रहा है, ये चीज़ हमको समझना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि बच्चे स्कूल में जाते थे, मेरे साथ खुद हुआ है, तो मैं अपनी आप बीती बताता हूँ कि मैं जब स्कूल जाता था तो वहाँ पर जैसे भेड़ बकरियों की तरह लोगों को बैठाया जाता है। प्राइवेट स्कूल था, 80 रुपये महीने फीस दिया जाता था। तो वहाँ हम लोग जाकर के बैठते थे भेड़ बकरियों की तरह और इतने डरा दिए जाते मास्टर वहाँ पे डर के माध्यम से हम लोगों को पढ़ाते थे। अब आज बच्चा वहाँ पर दिन भर डर करके सशक्त करके बैठा है तो घर पे आके उसका मानसिक विकास कैसे होगा? यही कारण है कि मुझे बोलने में कहीं ना कहीं समस्याएं होती है, क्योंकि मानसिक शोषण जब किसी व्यक्ति का होता है तो वो निरंतर उत्तरोत्तर वो बना रहता है और आगे चल के वो भय का रूप ले लेता है। सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के साथ ऐसा नहीं है। माँ बाप उनके समझदार हैं, उनको ऐसा आवरण मिला गया है, ऐसी व्यवस्थाएं मिली हैं कि जो उसी के आधार पर सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वो एक अलग भारत में जीवन जी रहे हैं, हम लोग एक अलग भारत में जीवन जी रहे हैं। देखिए इसको बोलना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भारतवर्ष में जो अनियमितताएं हैं ये भारत को अलग करने का प्रयास कर रही हैं। देश की सरकारों से मेरा विनम्र निवेदन है कि जो अनियमितताएं हैं उसको दूर करने का प्रयत्न करें और नई शिक्षा नीति इस क्षेत्र में बेहतर अपना काम और प्रदर्शन करने की व्यवस्था को आगे बतलाएगा, जो कि एक अच्छा कार्य है। भारत के संदर्भ में चिंता और मुद्दे: सूचना संचार प्रौद्योगिकी अनुकूल स्वास्थ्य की खराब स्थिति एवं निम्न जीवन प्रत्याशा, मैंने जो बताया वही सही है। प्रतिस्पर्धा के कुछ मानकों पर भारत की स्थिति कमजोर है। देखिए यहाँ चीज इस पर लिखी गई, भारत इसको इस पर ध्यान, भारत की आगे समस्याएं भी। देखिए भारत के संसाधन और किसी भी देश के संसाधन सीमित होते हैं। निरंतर बढ़ती जनसंख्या और हाइजीनिक को लेकर समस्याएं और गरीबी जो देश की आर्थिक दशा के रीढ़ को निरंतर कमजोर करती हुई चली जा रही हैं। बहुधा हम किसी भी देश की जो मानवीय ताकत होती है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन इकोनॉमी, वो तो मजबूत होती है, लेकिन जब उसको हम वर्क एज पॉपुलेशन को अपने एक इकोनॉमिकल कंडीशन की तरह प्रयोग करें, क्योंकि अभी भारत में 2020 में अभी जनगणना हुआ था, उसमें बताया गया था कि औसत जो होगी उम्र 29 वर्ष होगी और भारत विश्व का सबसे युवा देश होगा। ठीक है, वर्तमान में वो चीजें हो रही हैं, भारत विश्व का सबसे युवा देश है और औसत आयु हमारी 29 वर्ष है। लेकिन ये चीज हमें कतई नहीं भूलना चाहिए कि भारत की बढ़ती जनसंख्या कहीं ना कहीं यहाँ के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो अपनी पॉलिसी बनाने में गलतियां किए, जिस कारण जो है ये समस्याएं उत्पन्न होकर के आई। एक सीबीएसई बोर्ड का बच्चा इसलिए आईएएस क्वालिफाई कर जाता है जो कि उसकी खाने पीने, उसकी प्रोटीन्स, उसके लेवल्स, उसके सोचने की प्रक्रियाएं हमसे अलग है। हमारी वो एक डोमिनेंस करेगा हमारे ऊपर, चूंकि देखिए शेर जो होता है उसको वहां पर रहने के लिए इस प्रकार से सिखाया जाता है कि आपको डोमिनेंस करना है, शासन करना है। अधिकांश जो बड़े अधिकारी आते हैं वो शासन करने के लिए आते हैं।
वर्तमान समय में आप भ्रष्टाचार के ऊपर उस पर ग्लोबल कॉम्पिटिटिव जो इंडेक्स है उस पर बनाऊंगा, इसमें भ्रष्टाचार को लेकर के सूचकांक में इसमें भारत की बड़ी खराब दशा चल रही है। तो भारत एकता में अनेकता का प्रतीक है और मुझे कभी कभी सोचने की हैरानी होती है कि भारत एक कैसे चल रहा है। और बीच में कुछ लोग कह रहे थे कि भारत में असहिष्णुता है, लेकिन इस क्रियाकलाप को देख करके ऐसा लगता है कि भारत में कभी भी असहिष्णुता नहीं आ सकती है, क्योंकि भारत इतना सहने के बाद भी अपना जीवन जी रहा है, कोरोना जैसे व्यापक महामारी में लड़ रहा है तब भी वो जी रहा है। तो कहीं न कहीं भारत के लिए तो एक ताली बनती ही है। हमारा भारतवर्ष हर चीज़ों से लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन गरीबी को किस प्रकार से देश के पॉलिसी मेकर को दूर किया जाए इसके बारे में सोचना चाहिए। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार जीवन प्रत्याशा में भारत को कुल 141 देशों में से 109वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है, जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आवास। जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसी पर डिपेंडेंट करती है। इसमें भी देखिए भारत की स्थिति दयनीय है। हालांकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आवास के लिए प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना, ग्रामीण योजना चला रखी है। स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत का रखा है। शिक्षा के लिए नई शिक्षा नीति में इस बार परिवर्तन किए हुए हैं। अब ये धरातल पर इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार से होता है ये कहने की बात है। देखिए, मुझे जो देखने में लग रहा है कि IAS IPS जो बैठे हुए हैं ये चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है या उनके ट्रेनिंग में कमी है या ये एकदम नदारत हो चुके हैं, ढीले ढाले हो चुके हैं और काम करना चाहते नहीं। जो अच्छे लोग हैं, जो जवान हैं, उनको आगे आने नहीं दिया जा रहा है। तो ये समस्याएं भारत की मूलभूत समस्याएं हैं और पॉलिसी मेकर्स के साथ साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन भी होना बहुत जरूरी है धरातल पर। यही कारण है कि भारत में वेस्टर्न कंट्रीज में आप अभी हाल ही में देख लीजिएगा, वहाँ पे ईरान में एक लिंक रोड था जो चाबहार से अफगानिस्तान को लिंक रोड जोड़ता था। तो भारत ने बहुत पहले इस पर हस्ताक्षर किया था, लेकिन चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरीके से ना करवा पाने के कारण जो है सारी चीज़ें वो डिस्टर्बेंस हो गई और अंततः चाइना के दबाव में भारत को जो वो था उसको उन्होंने हटा दिया। भारत की जो एफकॉन कोई कंपनी थी उसको ये टेंडर मिला था और विदेश की वैश्विक नीति के कारण जो चाइना हम पर दबाव बना रहा है, क्योंकि हमारे अभी चाइना के साथ काफ़ी इशूज जो है इस समय बढ़ चुके हैं, जिस कारण चाइना ने ऐसी डिप्लोमेसी खेली। और ईरान क्योंकि भारत ने अभी तेल लेना बंद कर दिया अमेरिका के दबाव में सैंक्शन के कारण, जिस कारण ईरान भी हमसे नाखफा है। हालांकि हमारा जो यदि अब हम देखें हमारे जो एशियन स्थिति है ईरान से, तो हम लोग काफ़ी जुड़े हुए हैं। हम लोग वहीं के मूल निवासी कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़ करके हैं, इसलिए हमें दिक्कतें तो नहीं आएंगी, लेकिन हमारा एक ही है। लेकिन फिर भी हमें चीज़ें सुधारनी चाहिए और चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरीके से करना चाहिए। व्यापार के नियमों की अस्पष्टता, श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा में कमी, अपर्याप्त रूप से विकसित श्रम बाजार की नीतियां और महिलाओं की कम भागीदारी के कारण भारत के बाजार उत्पादन क्षमता कम है। देखिए, महिलाओं की भागीदारी भी कम है। भागीदारी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो आइसलैंड जैसा कंट्री है जिसमें महिलाओं को उसकी समान भागीदारी है। ठीक है, महिला श्रमिकों के पुरुष श्रमिकों के 0.26% के अनुपात के साथ भारत को 128वें स्थान पर दिया गया है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार जीवन प्रत्याशा में 141 देशों की सूची में 109वां स्थान मिला हुआ है लाइफ एक्सपेक्टेंसी के रूप में, और महिला श्रमिकों और पुरुष श्रमिकों के 0.26% के अनुपात के साथ 128वें स्थान पर भारत को दिया गया है। ठीक है, तो इन कमियों के कारण जो है भारत का ये खराब दशा हुआ, योग्यता और प्रोत्साहन में कमी के कारण जो है ऐसी स्थिति उत्पन्न होकर के सामने आई है। भारत 1947 से लेकर वर्तमान 2020 चल रहा है और आज़ाद हुआ, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस आज़ादी में अभी भी षड्यंत्र है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच सार्वजनिक निजी सहयोग हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। विश्व आर्थिक मंच सार्वजनिक निजी सहयोग हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका उद्देश्य विश्व की प्रमुख व्यावसायिक, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों तथा अन्य प्रमुख क्षेत्रों के अग्रणी देशों के लिए या लोगों के लिए एक मंच का रूप प्रदान करती है। यह एक गैर लाभकारी संस्था है जिसका मुख्यालय जिनेवा के स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। ठीक है, इस संस्था की सदस्यता अनेक स्तरों पर प्रदान की जाती है और ये स्तर संस्था के काम में
उनकी सहभागिता पर निर्भर करता है। ठीक है, इसके माध्यम से विश्व के समक्ष मौजूद महत्वपूर्ण आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दों पर परिचर्चा का आयोजन किया गया है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित की जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट जैसे कि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स GCR, यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट 2019 जो भी हो, और वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट, 3 प्रकार की रिपोर्ट जो है ये इशू करती है। पहला ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स GCR, ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, और तीसरा होगा ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट। ठीक है, तीनों को हम एक एक करके देखेंगे समय आने पर। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक के बारे में देखेंगे। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वर्ष 2004 में यह रिपोर्ट जारी करता था, मतलब शुरू 2004 से इस रिपोर्ट को जारी करने से हुआ। यह सूचकांक 12 संकेतकों पर आधारित है, जो कि इस प्रकार है। 12 संकेत लिए जाते हैं सूचकांक को जारी करने के लिए, मतलब ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स को जारी करने के लिए 12 संकेत लिए जाते हैं। 2004 में सबसे पहले यह रिपोर्ट जारी किया गया था। ठीक है, पहला होगा इंस्टीट्यूशन संस्था, उसके बाद उपयुक्त आधारभूत संरचना एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद स्थिर समष्टिगत आर्थिक ढांचा स्टेबल माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जो उसकी माइक्रो इकोनॉमिक्स 2 प्रकार की इकोनॉमिक्स होता है, एक माइक्रो एक माइक्रो। ठीक है, अब हमें कमिट लाइन में बताएंगे कि GDP GNP ये सब किस इकोनॉमी के अंतर्गत आता है। ठीक है, अच्छा स्वास्थ्य और प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, गुड हेल्थ एंड प्राइमरी एजुकेशन भी इसके अंतर्गत आता है। उच्च शिक्षा एवं प्रशिक्षण हायर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इसके अंतर्गत आता है। कुशल माल बाजार इफिशिएंट गुड्स मार्केट ये भी इसके अंतर्गत आता है। कुशल श्रम बाजार इफिशिएंट लेबर मार्केट्स किस प्रकार से हैं वो भी देखा जाता है। वित्तीय बाजारों में का विकास डेवलपमेंट फाइनेंशियल मार्केट्स, मौजूदा प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की क्षमता है। एबिलिटी ऑफ हियरेंस एक्सिक्यूटिंग टेक्नोलॉजी, बाजार के आकार घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों, मार्केट साइज बोथ एंड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। सबसे परिष्कृत उत्पादन प्रक्रियाओं का उपयोग करने के विभिन्न घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं का उत्पादन करना। ठीक है, मतलब जांच करके परिष्कृत करके विभिन्न प्रकार से टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों का उत्पादन को करना और उसको आगे बढ़ाना। उसके बाद इनोवेशन नवाचार, तो ये चीज़ें हैं और ये 12 चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको देखने में लग रहा होगा कि ये बेसिक किसी भी देश के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को देख ले रही है कि किस प्रकार से। देखिए, यदि हमारा जापान जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उस पर जापान पूरी तरह से खत्म होगा, लेकिन जापान हमसे आगे आज क्यों है? कारण यह है कि जापान के लोगों के ऊपर जापान के लोगों ने सबसे पहले वहाँ के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए उसके जीवन की बुनियादी समस्याओं को दूर किए। जीवन की बुनियादी समस्याओं से कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आवास के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ मजबूत करने का प्रयत्न किया। लेकिन भारत जैसे विशाल आबादी वाले रीजन में, क्षेत्र में ऐसा कर पाना सरकारों के लिए काफ़ी कुछ चुनौती है। लॉ मेकर्स ऐसे हैं जो अनपढ़ बैठे हुए हैं। आप सोचिए कि इस देश में बैठने वाला जो सबसे सत्ता किस चीज़ पर बैठने वाला व्यक्ति, उसके लिए एजुकेशन की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन एक IAS, IFS और PCS बैठने वाले के लिए क्वालिफिकेशन की सारी भरमारें लगा दी जाती है। कहीं ना कहीं जो पॉलिसी मेकर्स हैं चीज़ समझते हैं कि नेता को बोलना है, जो बोलेंगे वो सभी काम को IAS, IFS को करना है। और IAS, IFS यदि कहीं ना कहीं घूसखोरी करते हैं, चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरीके से नहीं करते हैं, देश की एकता और अखंडता को तार तार करते हुए अपना व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध करते हैं, तो देश के को अंधकार झोंकने से बड़ा ये कुछ नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लोगों को नीति शास्त्र में सत्यनिष्ठा और एथिकल वैल्यू को समझाया जाता है। लेकिन वर्तमान के जितने भी अधिकारी, मैं तो देखने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं अपने जनपद सुल्तानपुर में बात बता रहा हूँ, अधिकारियों की इतनी दशा खराब है और मुझे लगता है कि हर जगह यही खराब है। यही कारण है कि उग्रवाद या आप कह सकते हैं विप्लववाद जैसी प्रक्रियाएं निरंतर बढ़ रही हैं और कहीं न कहीं स्थानीय स्तर पर इसको बढ़ाने में अधिकारियों की सबसे बड़ा और पुलिस की सबसे बड़ी भूमिका सिद्ध हो रही है, जो कि देखने में समझ में आ रहा है। भारत को अपने कौशल आधार को मजबूत करना है, स्किल डेवलपमेंट को, मतलब बच्चा अगर पढ़ने जा रहा है तो उसको एक शिक्षा ऐसी दी जाए जो कहीं न कहीं वो
अपना भरण पोषण करने के लिए जैसे कि एक बच्चा गया, वो यदि बढ़ई की कारीगरी का काम सीखना चाहता है तो बढ़ई की कारीगरी का काम उसको सिखाया जाए, कंप्यूटर चलाना चाहता है तो कंप्यूटर के काम को उसको अलग से सिखाया जाए। सारे विषयों के साथ एक उसको स्किल डेवलपमेंट, ऐसा स्किल दिया जाए कि जिससे उसकी रोजगार कमा सके। बेसिक यही है इसका मतलब। सूचकांक के अनुसार कोरिया, जापान, फ्रांस जैसे मजबूत नवाचार क्षमता वाली अर्थव्यवस्थाओं तथा भारत, ब्राजील जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को अपने श्रम बाजार की कार्यप्रणाली एवं मानव संसाधन आधार पर सुधारना पड़ेगा। श्रमिकों के लिए अच्छी खासी पेंशन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उनको सही तरीके से इलाज की व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। हालांकि जन आरोग्य योजना के तहत ऐसा कुछ किया जा रहा है, लेकिन वो किसी अभी मायने में देखा जाए, सारी चीज़ें देखा जाए तो फिर अभी वो एक ब्लैक स्वान इफेक्ट के नाम से सारी चीजें धुआं बन के एकाएक हो जाएंगी, किसी को पता नहीं लगेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक स्वान इवेंट। मैं कभी लेकर के इस कॉन्सेप्ट पे आऊंगा कि सभी चीजें आपको इसे दिखाई दे रही है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन एकाएक जब आप नींद से उठेंगे धुआं जैसे सारी चीजें उड़ जाएंगी और पता लगा कि कुछ हुआ ही नहीं 6 सालों में, ये चीजें उत्पन्न होकर के सामने आएंगी। तो इस चीज से काफी भय लगता है कि ऐसा कभी ना हो और सरकारों को धरातल स्तर पर काम करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हालांकि मोदी सरकार ने काफ़ी कुछ अच्छी गवर्नमेंट स्कीम लाई हुई है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरीके से करे। आप सभी विनम्र निवेदन है, यदि कोई मेरे वीडियो को देखता है और वो सरकारी तंत्रों में हो तो अपनी सत्यनिष्ठा और अखंडता, देश की अखंडता को बचाने के लिए निरंतर ईमानदारी से काम करें। अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान और भविष्य के कार्यबल के कौशल आधार पर बढ़ाने का प्रयत्न किया जाए। मतलब ज़्यादा किताबी ज्ञान उसको न दिया जाए, उसको समझाया जाए कि भाई आपको ऐसा करना है और करें। चाइना ने ऐसे ही किया है और चाइना आज यही कारण है कि आज वो अमेरिका को टक्कर दे रहा है। ठीक है, नए बुनियादी ढांचे का विकास, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है नए बनाए जाए। नई तकनीकी को एकीकृत करने हेतु देशों की राजकोषीय नीति, सार्वजनिक प्रोत्साहन जैसे उपयोगों पर जोर दिया जाए। आने का मतलब यह है कि नए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट किया जाए। हालांकि भारत ने अभी हाल ही में आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को बताया हुआ है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आज मैंने सिंपल एक इंडेक्स को इस पे कवर किया। मैं चाहता तो इसमें 10 इंडेक्स 15 इंडेक्स कवर कर सकता था, लेकिन मैंने वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बताया कि क्या ये संस्था है, किस लिए इसको बनाया गया है। ये चीज़ आपको समझना चाहिए। अगर नहीं समझेंगे तो अपनी चीज़ों का प्रत्युत्तर उस प्रकार से नहीं दे पाएंगे, आप अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। पढ़िए और आगे बढ़िए।